जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में एक बार फिर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज दीपक सर क्लास 10th में जो बच्चे चले गए हैं और उनकी सारी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है और मैथमेटिक्स में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपके लिए आ गए हैं और एक डिजिटल और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 से आपका पुराना नाता है क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। उसका नाम था नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में आप लोगों ने नंबर्स की जो बहुत ही अच्छी नॉलेज थी वो उसको ली है। और वो क्या था, सबसे पहले हमने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले नंबर जो आता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। आई एम जस्ट रिकॉलिंग योर प्रीवियस नॉलेज। ओके, तो नंबर में जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और जब इसमें जीरो का कॉन्सेप्ट आ गया जो आर्यभट्ट साहब ने रखा था, तो जब जीरो को हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन सबको हम लोग बोल देते हैं होल नंबर्स। और होल नंबर्स के बाद आता है जब हम नेगेटिव साइड में जाते हैं तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इन सारे नंबर्स को जब हम मिक्स कर देते हैं तो इसको एक नया नंबर बोलते हैं, उसका नाम होता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे तो उसमें मिड में होता था 0 और फिर इस साइड में 1 2 3 4 और इस साइड में -1 -2 एंड सो ऑन। और इन के बीच में भी बहुत से नंबर छूट जा रहे थे तो उसके लिए एक नंबर आया रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर मीन्स क्लास 9th में या उससे भी प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने एक्सप्लेन किया था, अगर हम किसी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर देते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, और P और Q क्या होने चाहिए, वो कोप्राइम भी होने चाहिए, मतलब दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते थे रेशनल नंबर। इट मीन्स rational number can be expressed in terms of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ओके बच्चों, तो यहां तक का सफर हमारा क्लास 9th का था। अब मैं आप लोग को एक नई बात बताता हूं। ये जो नंबर लाइंस था, तो अगर हम इसको कॉन्टिन्यूअस नंबर लाइंस में कन्वर्ट कर दें, इट मीन्स हम इस नंबर लाइन के किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो वो सारे पॉइंट जो होंगे वो होंगे यूनिक। ओके, और यूनिक का मतलब क्या हो गया कि वो एक सिंगल पॉइंट होगा। और ऐसे सारे सिंगल पॉइंट्स को एक नया नाम दिया गया और उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इट मीन्स जो वास्तव में संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात हम इसमें और ऐड करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और अगर वो नंबर पॉजिटिव आए या 0 आए तो हम इस ऐसे सारे नंबर्स को बोलते हैं रियल नंबर्स। ओके, आप जैसे -1 का स्क्वायर कर दो तो 1 आता है, -2 का स्क्वायर कर दो 4 आता है, 0 का स्क्वायर कर दो 0 आता है। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने से पॉजिटिव आता है तो हम ऐसे नंबर को रियल नंबर्स कहते हैं। एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव नहीं होता है, फिर भी वो रियल नंबर होता है, और वो नंबर कौन सा होता है, 0। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम क्लास 10th के बच्चों का एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आइए एनसीईआरटी की जब बुक हो हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको चैप्टर नंबर 1 दिखने वाला है। और ये इसमें देखिए आप, इसमें आपको दिखेगा चैप्टर का नाम रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब क्लास 10th में हम कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये मेरा कंप्लीट लेक्चर देखते हैं तो निश्चित मैं आपको एक गारंटेड बताता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर का वो बोर्ड में आता है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, किसी भी
तरह का पेपर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे असम्पशन रीजनिंग हो, या शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट हो, इससे ऊपर का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है। रेयर केस में वो केस स्टडी क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, और इसमें आपको ये जानकर खुशी होगी कि कोरोना के टाइम में इसमें कुछ टॉपिक डिलीट हो गया था, लेकिन दीपक सर आपको ये बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारे सब बच्चे जानते हैं एक होता है डिवीजन का कॉन्सेप्ट। जब हम किसी पॉजिटिव नंबर में एक दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वोशिएंट आता है और कुछ रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है, जो डिवाइजर होता है उससे या तो लेस होता है या तो जीरो होता है। मतलब अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो होती है तो इट मींस वो नंबर पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाता है। इट मींस जो डिवाइजर होता है वो उस नंबर का फैक्टर भी होता है। ओके बच्चों, तो इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट था वो यूक्लिड का डिवीजन लेमा था। और लेमा का मतलब क्या होता है, लेमा का मतलब होता है लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है, और जिसका काम क्या होता है, किसी नए थ्योरम को प्रूव करना। हम उसके हेल्प से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें देखिए इस चैप्टर में आपको एक नई बात जानने को मिलेगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या हो गया, अंक गणित का जो मूल सिद्धांत है, मूल उसका थ्योरम है, वो क्या होने वाला है ये आप सब जानते हैं, लेकिन इसको एक थ्योरम बना करके इसमें रखा गया है। और आप जानते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर हम उसमें सिर्फ अगर पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर है तो वो टू टाइप्स का है। फर्स्ट है प्राइम नंबर और सेकंड है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मींस क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर्स को हिंदी में अगर कहें तो इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर या तो वो 1 से डिवाइड हो या वो नंबर खुद से डिवाइड हो। ओके, तो मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, और जिस जिस नंबर से डिवाइड होता है उसको उसका फैक्टर कहते हैं। इट मींस किसी भी प्राइम नंबर का केवल 2 फैक्टर होता है, या तो 1 या तो वो खुद नंबर, और बाकी दूसरा नंबर क्या आता है जिसको कि हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की माने तो उसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो प्राइम न हो। अगर वो प्राइम नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि 1 और वो नंबर को छोड़ करके उसका निश्चित कोई ना कोई फैक्टर बनेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 अगर लेते हैं बच्चों तो 4 1 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, और ये 2 से भी डिवाइड होगा। तो एटलीस्ट 1 इसका जो फैक्टर होना चाहिए वो अदर देन 1 आर इटसेल्फ होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट भी आप अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि क्लास 10 के बच्चों को कंपोजिट नंबर जानना चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो आने वाला है थ्योरम इस चैप्टर का, और वो बहुत ही बेहतरीन थ्योरम है, और जिसको कि हम लोग कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसमें आप देखेंगे अभी जो मैंने कहा कि अगर कोई नंबर कंपोजिट नंबर है, अगर कोई नंबर सपोज कर लो भाई कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर का मतलब मैं एग्जांपल दिया हूं, जैसे मान लो कि हमने कहा 4 है, तो 4 को अगर हम यहां पर इसका फैक्टर करेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 into 2। ओके, अब जैसे 253 है, 253 को हम लिख सकते हैं 11 into 23। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई नंबर है उस, और 11 देखिए यहाँ प्राइम नंबर है और 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और जब हमने 4 को ब्रेक किया तो 2 और 2 भी यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है। और आगे देखिए इसमें जैसे लिखा है कि 5313, इसको अगर हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो 3 into 7 into 11 into 23 आता है। इट मींस एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिकली। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा।
और ये सारे नंबर जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूं आपसे कि आप 6 का फैक्टर करिए, 6 का प्राइम फैक्टर करिए, तो सारे बच्चे यही बताएंगे 6 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 into 3 होगा, कोई बोलेगा 3 into 2 होगा। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 6 को हम 2 into 3 के फॉर्म में लिख रहे हैं और where 2 and 3 are prime numbers। इसका मतलब क्या हो गया कि any composite number can be expressed as the product of its primes। ओके, और ये जो इसके प्राइम नंबर्स आएंगे, जो फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे और इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। आप इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं या तो ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्लास 10th के बच्चों को जो फर्स्ट थ्योरम मिलेगा 1.2, उसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें बिल्कुल जड़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें देखिए अब आता है हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक उसमें काम करता है ट्री मेथड। तो ट्री मेथड में जैसे ये एक एग्जांपल है आपके बुक में, इसमें 32760 इसको ये इसके फैक्टर्स में चेंज कर रहा है। तो ये नंबर देखिए सबसे पहले क्या है, ये नंबर देखो इवन नंबर है। आपने इवन नंबर और ऑड नंबर तो पढ़ा ही होगा बच्चों। इवन नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है और 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग करते क्या है कि उसका जो यूनिट प्लेस होता है, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर क्या है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इतना आता है तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं कि ये नंबर क्या है, इवन नंबर है। अगर इसके अलावा कोई और डिजिट आता है मतलब 1, 3, 5, 7 और 9, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। तो ये नंबर इवन नंबर था तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 16,380। फिर इसको हमने देखिए इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर आया 8,190। फिर इस तरीके से इसको हम स्प्लिट करते जाते हैं और इसको कब तक स्प्लिट करते जाते हैं, देखिए ये यहाँ 5 आ गया। तो अब ये नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे आप, तो डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो ये नंबर देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल है। और अगर इस नंबर का सम करते हैं तो 9, 5 कितना आएगा, 14 और 4 18। तो 18 इज डिविजिबल बाय 3, इट मींस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो 3 से इसको डिवाइड किया गया तो ये 1365 आ गया। अब फिर से इसको प्लस करिए, 6, 5, 11, 3, 14 और 1 15। तो 15 is divisible by 3, so this number is also divisible by 3। तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 455 आएगा। अब ये इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 से तो 5, 5, 10 प्लस 14, अब 14 is not divisible by 3, so ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा तो ये 91 आएगा और 91 को हम 7 into 13 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ये मेरा नंबर था ये सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। तो इस तरीके से 32,760 कैन बी रिटन एज दिस। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ जो प्राइम नंबर्स हैं वो रिपीट ही कर रहे हैं। तो रिपीट कर रहे हैं मतलब जैसे 2 या 1, 2, 3 टाइम्स है तो इसको 2 to the power 3 लिख सकते हैं, और 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 5, 7 और 13। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूं कि ये नंबर जो है हमारा, कोई भी नंबर है, ये नंबर कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ से अलग भी आते हैं। तो इस तरीके से कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए और यहाँ प्रोडक्ट का पावर्स ऑफ प्राइम भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइम नंबर है उसका पावर भी यहाँ पर आ रहा है, मतलब 2 का पावर 3 और यहाँ 3 का पावर 2। तो इस तरीके से आप और भी नंबर को स्प्लिट कर सकते हैं। तो लास्ट में इस तरह से जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, आपको पता होना चाहिए कि हमारी स्टडी जो होनी चाहिए वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होना चाहिए। आप अगर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करेंगे, मतलब खुद से करने की कोशिश करेंगे, तो आप थ्योरम को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि थ्योरम्स जो होते हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं, एक्सियम्स होते हैं, और एक्सियम जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है उसको पोस्टुलेट कहते हैं। अगर हम उसको अपने प्रीवियस नॉलेज से, लेमा की यूज से अगर उसको प्रूव कर देते हैं
तो उसको कह देते हैं थ्योरम। तो इस तरीके से हमने यहां पर जो अभी तक स्टडी किया अपना, उसमें हमने क्या पाया बच्चों कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है, मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ओके, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा जो हमने यहाँ रिसर्च किया, और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो एक रिसर्च पेपर भी होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक इज अ टीचर ऑफ टीचर्स। आप एनसीईआरटी की बुक को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी कभी किसी लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटी सी पतली सी बुक है और हमको साइड बुक भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप साइड बुक पढ़ सकते हैं फॉर मोर प्रैक्टिस के लिए, बट एनसीईआरटी को कहते हैं कि ये गागर में सागर है, मतलब ये आपको पूरा स्टडी करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, और उसके बाद देखिए ये थ्योरम लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसको थ्योरम लिख दिया और आपने समझ लिया और फिर आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। थ्योरम देखिए यहाँ पर आ गया, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है अंकगणित, तो अंकगणित के लिए एक जो इसका मूल थ्योरम है जो सबको पता होना चाहिए वो हमने यहाँ स्टडी करके लिख दिया, और इसमें कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक वर्ड यहाँ क्यों आया? क्योंकि अगर हम कहेंगे कि इसके ये फैक्टर्स हैं तो आप भी कहेंगे कि इसके भी यही फैक्टर्स होंगे, या दूसरा कोई कहेगा तो वो भी यही कहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इसके फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इसमें ये कुछ इसकी हिस्ट्री बताने की कोशिश की जा रही है। यूक्लिड का जो एक बुक था क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि यूक्लिड जो थे वो फेमस थे किस लिए, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखा था उसका नाम था एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स में 13 चैप्टर्स थे, उसमें कुछ एक्सियम्स थे, कुछ पास्टुलेट थे। आपने वो क्लास 9th में एक चैप्टर में पढ़ा था, और उसी से ये आगे की बात होती है। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो थे उन्होंने भी इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में इनका बहुत ही स्पेशल रोल था, और इस पर इन लोगों ने स्टडी किया था, ठीक। तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये एक और उसी थ्योरम को ये और एक्सप्लोर कर रहे हैं, और लास्ट में फिर से लिखा जा रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब अगर हम 15 को 3 into 5 लिखें या 5 into 3 लिखें, दोनों का बात मतलब एक ही है। फिर हम आगे चलते हैं, एक इसको जनरलाइज कर देते हैं कि कोई कंपोजिट नंबर फॉर एग्जांपल अगर यक्स है, और यक्स को हमने यहाँ प्राइम फैक्टर्स लिखा और उसकी वैल्यू आया p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे जो इसके फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, और इसको हम इसके असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, मतलब p1 इज लेस देन p2, p2 इज लेस देन p3 एंड सो ऑन। और इसमें जरूरी नहीं है कि सारे जो इसके प्राइम फैक्टर्स हो वो डिफरेंट हो, उसमें से कुछ सेम भी हो सकते हैं। तो अगर सेम है तो उसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड एग्जांपल नंबर 1, कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। हमको ये शो करना है कि क्या 4 to the power n को अगर हम यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखते हैं और n यहाँ नेचुरल नंबर है, तो क्या इसका जो वैल्यू आएगा उससे एक नंबर आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे 0 आने की पॉसिबिलिटी है क्या। तो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, और जो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, देखिए 4 to the power n, अब 4 to the power n में कहता है कि n is a natural number। नेचुरल नंबर मींस क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो मतलब कहने का ये कि अगर हम इसको अपनी स्टाइल में करने की कोशिश करें, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये 4 आ गया। अब बताओ इसके पास 0 नहीं है, अब अगर हम यहाँ पर चलो 2 रख देते हैं तो 4 to the power 2 कितना आता है, 16 आता है। तो 16 में भी 0 नहीं आता, लेकिन इसको हम कब तक करते जाएंगे, कोई कहेगा नहीं किसी n की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर जो नंबर आएगा उसमें 0 आ गया तो क्या होगा।
तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं। 4 को हम लिख देते हैं 2 to the power 2 और whole to the power n हो गया, और ये 2 to the power 2n हो गया। ओके, अब आप यहां पर n की वैल्यू अगर कुछ भी रखोगे तो आप यहां से देखोगे बच्चों कि ये हमेशा इवन नंबर में आएगा। अब 2 to the power अगर आप कोई भी इवन नंबर रखते हो, देखो ये 4 आ गया, अब 2 to the power यहाँ 4 रखते हो तो 16 आता है। तो आप यहाँ खुद देख रहे हो कि किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पर 0 है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसको फैक्टराइज करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो निश्चित उसका जो प्राइम फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 और 5 बनेगा। तो लेकिन देखिए इसके यहाँ पर फैक्टर में 2 to the power 2n में इसका मतलब क्या हो गया, 2 into 2 into 2 अगर आप करते जाएंगे इस तरीके से तो ये कितनी टाइम्स आएगा, 2n टाइम्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इसमें कहीं पर भी 5 आता नहीं है, और जब 5 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके प्रोडक्ट के एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और चेक कर लिया कि इसके एंड में 0 नहीं आने वाला है। अब देखिए एक और नया चीज आ गया बच्चों, क्लास 10 के जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अब थोड़ा सा आप क्लास 5 के बच्चे बन जाइए, छोटा सा बाबू बन जाइए। और वो बाबू देखिए क्लास 5 में आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट एचसीएफ और एलसीएम सुना होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ की दुनिया में चलते हैं हम, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं बच्चों, फिर से आते हैं अपने एचसीएफ और एलसीएम की दुनिया में। तो देखिए अभी क्या है कि हमने ये सीखा कि कोई कंपोजिट नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब हम मान लो ये कह दें कि हमारे पास चलो 4 है और एक और नंबर ले लेता हूं, चलो 6 ले लेता हूं, ठीक, 4 और 6। तो 4 और 6 मैंने लिख दिया। अब हम आपसे क्या पूछें, हम आपसे ये पूछें कि ये दोनों नंबर जो है, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है कि कैसे नंबर है। तो आप तुरंत क्या करेंगे, 4 को स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करेंगे तो 4 स्प्लिट होगा 2 into 2 में, और 6 किस में स्प्लिट होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो स्प्लिट होगा 2 into 3 में। ओके, तो अब हम आपसे यहां पर ये पूछें, क्या पूछें कि अब बताओ भैया दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हमने किए हैं इसमें कॉमन क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे जो कॉमन है वो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, देखो पहले इसमें आपको कॉमन दिख रहा है एक 2 और एक यहां पर भी 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 और 6 का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 2 है। तो कॉमन फैक्टर को हम अगर लिखें CF, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा चलो भाई 12 है और हमारा एक नंबर और आ गया 16। अब 12 और 16 को अगर हम फैक्टर करते हैं इसका, चलो तो 12 का फैक्टर करोगे तो आता है बच्चों 2 into 2 into 3, और अगर हम 16 का फैक्टर करते हैं तो 2 into 2 into 2 into 2 आता है। ओके, अब फिर से हम इसमें कहें कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या बनने वाले हैं। तो कॉमन फैक्टर अगर आप यहां बनाते हो तो आप देखोगे कि यहां देखो 2 यहां 2 टाइम्स और यहां भी 2 टाइम्स। ओके, तो 2 टाइम्स 2 यहां पर कॉमन हो गया। ओके, 3 यहां देखो है नहीं, तो इस तरीके से अगर मैंने कहा कॉमन फैक्टर यहां बच्चों कितना है, तो आप कहोगे 2 into 2 हो गया। कॉमन फैक्टर का मतलब हो कि टोटल यहां पर, तो इसका एक नाम और दे देते हैं, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग लिखते हैं मैथमेटिक्स में HCF शॉर्ट फॉर्म में। इट मींस इसका जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया वो कितना हो गया, 2 into 2, और 2 into 2 इक्वल टू 4। तो इस तरीके से HCF की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी, वो हो गया 4। तो आप HCF का कॉन्सेप्ट समझ लिया। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर इसको हम हैप्पी बर्थडे से कंपेयर कर दें, मतलब ये ऐसा बड़ा से बड़ा चाकू हो गया जो किसी केक को काट दे। चलिए ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ने पढ़ा था और अब उस पे हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। अच्छा, अब हम आपसे ये कहें कि चलो भाई कोई ऐसा नंबर बता दो
कोई ऐसा नंबर बता दो जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, और वो नंबर छोटा से छोटा नंबर बताओ। स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स और मोर देन 2 नंबर्स। तो इस तरह के नंबर को मैथमेटिक्स में एक नया नाम दिया गया, इसको कहा गया एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया भाई? ऐसा छोटा से छोटा केक हो गया जो इन सारे चाकुओं से कट जाए, मतलब ऐसे ऐसे नंबरों से वो डिवाइड हो जाए। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक नई टेक्निक का यूज करते हैं। देखिए, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो इसके प्राइम फैक्टर्स है, तो प्राइम फैक्टर्स का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लिखेंगे। देखिए, यहां पर 2 का स्क्वायर है और यहां क्या, इसको हम अगर लिखें तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। ओके, और इसको लिखें तो ये 2 into 3 हो गया। ओके, अब देखिए 2 के स्क्वायर में और 2 पावर 1 में हाईएस्ट पावर कितना है? 2 to the power 2 है। ओके, और यहां देखिए 3 है, यहां 3 है नहीं, तो इसको लिख दो 3 to the power 0। तो इसमें देखो, इसमें 3 का पावर हाईएस्ट कौन सा है? 3 to the power 1, तो 3 to the power 1 को 3 लिख दो। अब जब इसका मल्टीप्लाई आप कर दोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि इसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया वो आ गया 12। तो 12 यहां पर क्या बन गया बच्चों? एलसीएम बन गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था एलसीएम का, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 5 के भी हैं वो भी समझते हैं। तो क्लास 10th के बच्चे ये सोचें कि क्लास 10th में भी एलसीएम एचसीएफ आ रहा है भाई, तो इससे इजी क्या हो सकता है? तो आप दीपक सर की पाठशाला से जुड़े रहिए और बने रहिए, और मैं आपको ऐसे इजी तरीके से पूरे चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, और आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए कि आप बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन को धराशायी कर देंगे। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स। ओके।